beside him and none came forward to save him. He could have been saved. And then we have two Al Jazeera journalists. Al Jazeera has been asked not to report from Israel. We all know that, but two Al Jazeera journalists, those who were there, they have been targeted as that they are terrorists, they are militants. Who these people are who can just pass the judgment? So, and then they are backlash again on anybody who is talking about this issue. More than 32,000 from the Palestinians are killed in Gaza, including more than 8,000 women. These are the figures given by UNICEF, and they confirm that 13,750 children have now been killed till date. Thousands are injured. These children are waiting for medical help in a situation when the largest hospital, Shafaa 2, was attacked 3 days back, and as per Israel, 200 people killed, and according to them, they were militants. But these 200 people included journalists, women, children, and the aged. 85% of the Gaza houses have been destroyed. And these are the unconfirmed report. I said, but we have to believe because we have no other source to know. 1.3 million are displaced from the northern Gaza to Rafah in the south. Israel destroyed most of these are 36 big hospitals. So are these not the number good enough to act? I think these should be considered as an SOS. So whatever little we are doing, we are able to do, I think is small. And we should just stand up. And two more things, the recent figures, on March 24, the United Nations Relief Welfare Association, they were asked by the Israel agencies to stop relief aid. So, as someone said that they are going towards the famine situation, we are forcing them to starve and die. What else do we need as an evidence? We don't need to balance the stories. That's how I just would like to say. Let's stand for whatever news we have and acknowledge that. Thank you so much. बहुत शुक्रिया मोहतरमा बिन्नी अनवर साहबा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे यहाँ मौजूद हैं जनाब केसर त्यागी साहब। फलस्तीन के मुद्दे पर जो लोग बात करते हैं और सियासत में रहते हुए, उसमें केसर त्यागी के नाम से हर कोई वाकिफ है। जब भी ये मुद्दा आता है तो उनके पास मीडिया और जर्नलिस्ट पहुँचते हैं। आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। अपनी बात मंच पर बैठे हुए सभी साथी और सभागृह में भी उपस्थित सभी साथी, आज जिस मसले पर हम यहाँ इकट्ठा हुए, उसका जन्म भी और उसका इतिहास भी बहुत क्रूरता से भरा था। 1948 से पहले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों के इंडिपेंडेंट राज्य की कोई कल्पना नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ परिवार वहां रहने के लिए आए थे और हिंदुस्तान की तरह से वो इलाका भी जो फिलिस्तीन वाला है वो ब्रिटिश कॉलोनी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मिलकर के इजराइल को जन्म दिया है। सारे इलाके में फिलिस्तीन के लोग रहते थे और उस समय 1/3 हिस्सा इजराइल के हिस्से में आया और 3/4 हिस्से पर कब्जा फिलिस्तीनियों का। लगातार इन्वेजन करता रहा फिलिस्तीन के खिलाफ और 1967 में 6 डे वार हुई। जो लोग जानकार यहाँ बैठे हैं वो सब जानते हैं। उसमें मिस्र भी, सीरिया भी, इवन जॉर्डन भी, उसके भी बड़े हिस्से पर इजराइल का कब्जा हुआ। यूएन ने प्रस्ताव पास किया कि गोलन हाइट से लेकर के वेस्ट बैंक तक जहां जहां भी कब्जा किया है उस सारे को वापस किया गया। आज तक वो जमीनें अब भी
इजराइल के कब्जे। नया ताजा है कि तेल अवीव जो है वो कैपिटल थी, यरूशलेम कभी कैपिटल नहीं थी। और पिछले दिनों वहाँ की पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पास कर दिया कि तेल अवीव नहीं, यरूशलेम वहाँ की कैपिटल, और यरूशलेम कैपिटल होगी तो फिर बड़ा विवाद भी वहाँ पर इसलिए होगा कि अब रमजान का महीना है, और कोई रमजान ऐसा नहीं हुआ है जब वहाँ पर ऊंचे पैमाने पर जो इस्लाम मजहब के मानने वाले लोग हैं वो पुलिस के द्वारा ना पीटे गए हों, ना मारे गए हों, और उनको अपने धार्मिक कार्यक्रम को भी से भी ना रोका गया। वहाँ की जो अल अक्सा मॉस्क है, जो जानकार लोग हैं, मेरे खैर सभी ज्यादा जानकार लोग हैं, वो प्रॉफिट की पहली मस्जिद, और अब जब ईद का मौका आएगा या जब आखिरी जुमा होगा वहाँ पर ऊंचे पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं। अब वहाँ कर्फ्यू लग चुका होगा 2-3 दिन के बाद, किसी को मस्जिद के अंदर भी जाने का इजाजत नहीं होगी। जो लोग जाएंगे मारे जाएंगे, पिटेंगे। और ये आज से नहीं, लंबे समय से हो रहा है। और कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि उस मस्जिद पर भी कब्जा करने का प्रयास, क्योंकि अलविदा जुमा भी और जो ईसाई भाइयों का जुमा गुड फ्राइडे कई बार एक साथ पड़ा, तब भी वहां पर घमासान। अब एक तो अरब वर्ल्ड है और एक रईस लोगों की दुनिया है, वो सब खामोश है। बहुत लंबे अरसे से, हमारी भी काफी उम्र है, हमने इंसानियत का ऐसा मैसेकर कभी नहीं। और अब 1 साल से लेकर के 7-8 साल तक के जो बच्चे हैं, उनकी अपने आप ही मौतें हो रही है कुपोषण की वजह से। अभी हमारे किसी साथी ने जिक्र भी किया। और कम से कम 60-62 हजार के करीब लोग जो हैं अब तक मारे जाते हैं। जो यूएन में प्रस्ताव आता है, पास होता है, लेकिन जमीन पे कभी नहीं उतरता है। और जो दुनिया का बैलेंस है, ये मैं जरूर यहाँ पे अपनी बात कहना चाहूंगा, वो बिगड़ा हुआ है। जब तक सोवियत संघ मजबूत था, तब तक इतनी हिम्मत वेस्टर्न वर्ल्ड की भी और अमेरिका की नहीं पड़ती थी इस बर्बरता के साथ वहां पे पेश। हमें वो जमाने याद हैं और पढ़े भी हैं, हम वहां गए भी हैं। अब्दुल गुलाम नासर साहब भी एक ऐसे नेता वहां पर पैदा हुए मिस्र में, जिन्होंने सुएज कैनाल का बाकायदा अपने कब्जे में लेकर के नेशनलाइजेशन कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज देखते ऐसे भी जमाने। आज पूरा अरब वर्ल्ड भी बदला, अधिकांश हुकूमत है वो अमेरिका के इशारे पर, और जो बची हुई दुनिया है उसमें शिया सुन्नी करा दिया गया है। उसको तो ईरान में भी, इराक में भी, जॉर्डन में भी, मिस्र में भी सब जगह जाने का मौका मिलता रहता है। उनकी जो पार्लियामेंटेरियंस की एक फोरम है फॉर द कॉज ऑफ द पैलेस्टीन, उसका मैं मेंबर हूँ, तो मैं जाता रहता हूँ। तो इन इनर कॉन्ट्रडिक्शंस की भी हम लोगों को जानकारी मिलती है। साथियों, आज हम जब इकट्ठा हुए हैं, तो इससे पहले भी हम कई बार और भी इकट्ठा हो चुके हैं। जो साथ भी जानकारी नहीं है उनको मैं बताना चाहता हूँ। 10-12 पॉलिटिकल पार्टीज के 15-20 एमपीज को लेकर के हम एम्बेसडर के साथ अपनी सॉलिडरिटी एक्सप्रेस करके आए। उसके बाद कई संस्थाओं ने विठल भाई पटेल हाउस के अंदर भी कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें भी कई रिलीजियस और पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोमिनेंट लीडर्स, अब्दुल वासिफ साहब थे वहां पे जामिया में, वहां पर भी गए हम लोग। मुंबई में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन अब इन कॉन्फ्रेंसेस में भी वो गुस्सा और वो मजबूती नहीं है जो पहले हुआ। मैं जब अपने कॉलेज टाइम में फिलिस्तीन की तरह से ही
वियतनामियों पर भी ऐसी जुल्म हुई। पहले अमेरिका, पहले फ्रांस, फिर अमेरिका। और वहां पर नशीली जो गैसें हैं वो छोड़ करके हजारों की तादाद में लोग मारे गए। लेकिन सब समाज गवाह है, इराक पर जो हमला किया था बड़े बुश ने, 5 लाख अमेरिकी लोगों ने उसका विरोध किया। इंसानियत इतनी भी नहीं मरी। और अब भी इन हमलों के खिलाफ कोई दिन जाता है जो यूरोप के किसी ना किसी मुल्क में लोग लाखों की तादाद में ना इकट्ठे हो। कोई हम जर्मन का कोई भी मुल्क ले लीजिए, तो एक सिविल सोसाइटी है दुनिया में जो इन चीजों को अच्छा नहीं मानती है, उसका विरोध करे। जहां तक भारत का ताल्लुक है, हमारे मित्र कुर्बान भाई ने जिक्र किया, हिंदुस्तान सबसे पहला गैर अरब मुल्क है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी। और जब भी कोई उनके साथ दिक्कतें पेश आई, नटवर सिंह जी वहां पर एक बार एम्बेसडर थे, तो उन्होंने मुझे निजी बातचीत में बताया कि जब भी यासर अराफात साहब अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते थे, मोसाद या CIA के जरिए उन पर कोई हमला हो सकता है, तो उनके ठहरने की सबसे जो महफूज जगह थी वो इंडियन एम्बेसी हुआ। ये भी 60 हम लोगों की वहां पर रही, जिक्र कर रहे थे अभी हमारे मित्र। और एक दौर वो भी था कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इजराइल के हक में भी उनका एक सैनिक जत्था जा चुका। तो ये हिंदू मुसलमान का, सिख ईसाई का भी मामला नहीं था, जुल्म जाति के खिलाफ एक दौर था। और ये भी हिस्टोरिकल सच है कि जिन्होंने सबसे पहले मान्यता दी, उन्होंने फिर इजराइल को भी सबसे पहले मान्यता नरसिंह राव के टाइम की भी। तो हमारी जो हुकूमतें रहती हैं यहाँ पर, जनता पार्टी जब बनी, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, मेरे तीनों पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं, उसमें लिखा हुआ था कि हम फिलिस्तीन की हिमायत में खड़े हो गए, उसमें था। लेकिन अब यहाँ की भी क्या, पूरी दुनिया भर में जिस तरह का माहौल हो गया, जिस तरह की परिस्थितियां बदल गई। लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक जो चीज हुई है वो है अरब वर्ल्ड की चुप्पी। जनता में ऐसा नहीं है। आप चले जाइए इस्तांबुल में, वहां जुलूस निकल रहे होंगे। आप किसी और मुल्क में चले जाइए, मैं ईरान भी गया, वहां पर भी कोई क्या सुन्नी का विवाद नहीं। लेकिन अमेरिका, उसके आसपास के लोग इसको करने पे लगे रहते। पिछले दिनों मुझे कतर में जाने का मौका मिला, दोहा, जहां फिलिस्तीन के कुछ साथी ऐसा भी करके चाहते थे। और आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ की बात कहना चाहता हूं, फिलिस्तीनी आंदोलन मर चुका है। और जो फिलिस्तीनी आंदोलन है उसकी जगह आप चाहें ना चाहें, आप बर्दाश्त करें ना करें, वो हमारे ले चुके 99.99% जो फिलिस्तीनी है अब वो हमारे समर्थक। और वहां के लोग चाहते हैं कि जिसको बात करनी है, अब्बास साहब जो हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर, इज अराउंड 90, वो ठीक से बोल भी नहीं पाते। तो एक नई दिक्कत जो है अब ये भी आ गई कि आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। जो प्राइम मिनिस्टर है वहां के इजराइल के, वो दुनिया के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों में से एक। उन पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे दायर किए, सुप्रीम कोर्ट उनको सजा दे चुका है। अब उनके सामने भी या किसी भी हुक्मरान के सामने जब वो दिक्कत में आता है, तो ये जो फेक नेशनलिज्म है वो एकमात्र रास्ता उसका होगा। उसके संगठन में भी दरार पड़ चुकी है। जो पहला प्राइम मिनिस्टर था, जो इसमें मुबारक का डिफेंस मिनिस्टर, वो बगावत कर चुका है। और पिछले 8 दिन से जेरूसलम में भी, में भी उसका इस्तीफा हो देता ना होगा, ये कह करके जेरूसलम जल्द से निकल रहे हैं। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसको लड़ना फिलिस्तीन। अब जो दुनिया की सब समाज की ताकतें हैं वो कितनी बेबस और लाचार है कि यूएन का रेजोल्यूशन भी इंप्लीमेंट कराने की औकात और हैसियत अमेरिका और ब्रिटेन की भी नहीं है। एक तरफ वो हथियार दे रहे हैं और दूसरी तरफ अपील कर रहे हैं कि नहीं, युद्ध समाप्त करें।
अब ये युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। मैं एक नई जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि अब ये उनके बीच में आर पार का युद्ध है और हमास जो है उसका बच्चा बच्चा मरेगा, लेकिन युद्ध में वो उसके सामने घुटने टेकने वाला नहीं। ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा की। वो यासर और राफात साहब के दिन गए। मैं कभी 1978 में मैं उनसे मिला था और जब वो हिंदुस्तान में आए तब मैं मेंबर पार्लियामेंट था। मैंने लगभग कोई 100 के करीब एमपीज को बुला करके उनका खैर मकदम उस जमाने में किया था। लेकिन जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला, जब वो पीस वार्ता में लग गए, तब उनकी शक्ति कम होती चली गई और उनकी मौत के बाद ये लावारिस आंदोलन हो गया। लेकिन आज वहां का जो स्वाभिमानी नौजवान वो गुलामी में और नंबर 2 का नागरिक बन करके रहना नहीं चाहता, वो मरना पसंद करता। लड़ाई की असली वजह ये। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार भी हो, यूएन हो और सिविल सोसाइटी हो, उनको हमास के साथ बात करनी पड़ेगी। आप इससे बात नहीं करते, आप आईएस से बात नहीं करते, आप इससे बात नहीं करते, आपने तालिबान से बात नहीं की क्या? तो हकीकत है आज की तारीख में हमास उनके द्वारा जो किलिंग हुई है, मैं उसका समर्थक नहीं, लेकिन इसकी आड़ में जो पूरी की पूरी कौम को खत्म किया जा रहा है उसकी भी कौन चिंता कर सकता? तो हिंदुस्तान में कुर्बान भाई, आप जैसे विद्वान लोग हैं, सब लोग इकट्ठे हों, जनमानस बनाए, ये सही है। जैसे और मुल्कों में जिस तरह से लोग खड़े हुए, यहाँ कम खड़े हुए, और जो सिविल सोसाइटी है वो भी कम खड़ी हुई। और माफ करना, जो मुस्लिम भाई है वो भी कम खड़े हुए। और सवालों में खड़े होते, इसलिए क्यों नहीं खड़े? ये भी जुर्म जाति का था। मैं ज्यादा वक्त न लेकर के चुके जयशंकर जी, मैं भी कई दिन से बीमार हूं, लेकिन हम तो अपनी तरफ से कहना चाहते हैं, हम एनडीए के गठबंधन में हैं, लेकिन फिलिस्तीन की हिमायत करने से दुनिया की कोई ताकत में रोक बोले जाते हैं। अभी 10 दिन बाद जो है 400-500 एमपीज का हुजूम इकट्ठा हो रहा है इस्तांबुल में। उसमें मुझे भी बुलाया, हम तो जा रहे हैं, कोई रोक नहीं। और जिस मुस्तैदी के साथ फिलिस्तीन के लोग अपनी बात रखेंगे, उसी मुस्तैदी के साथ हम उनकी हिमायत करेंगे, हम तो कोई रोक नहीं। लेकिन जिस तरह का माहौल बनना चाहिए था हिंदुस्तान के अंदर, उस तरह का माहौल यहाँ पे नहीं बना। लेकिन लोग दुखी हैं, अफसोस में हैं। और भाई जालिम से जालिम, ये जो 30 त्योहार हैं, ये तो सब जो मानने वाले लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, उनको वो भी रहमदिल हो जाता। ये कैसी इंसानियत है, ये कैसे सभ्य समाज के लोग बने कि पूरे रमजान के महीने में हिंसा हुई। और ये पहला मौका है, 15 दिन की सीज फायर, ये लड़ाई आज से तो है 48 से ही है। जिस दिन इजराइल बना है उसके अगले दिन से ही ये लड़ाई शुरू हो गई। और आप कल्पना करो, तीनों मौसमों तंबुओं में 3 पीढ़ियां पैदा हुई, तंबुओं में कोई मकान नहीं। और ऐसा हमने ना सुना ना देखा। आप अस्पताल के अंदर भी जाके लोगों को मार सकते हैं। बैन है, यूएन रेजोल्यूशन है, वार क्राइम है। आप बच्चों को नहीं मार सकते, आप बूढ़ों को नहीं मार सकते, आप बीमारों को नहीं मार सकते, आप विद्यार्थियों को नहीं मार सकते। लेकिन वहां यूएन भी लाचार बेबस है और सब समाज। अब जितने भी हमले हो रहे हैं सारे अस्पतालों पे, जितनी भी वारदातें हो रही है बच्चों पे, अब तो ऐसा इंसानियत का नंगा नाच, शैतानियत का नंगा नाच। हमने तो हिटलर के टाइम तो हम पैदा हुए नहीं। हम गए जरूर हैं कई ऐसे मुल्कों में, जैसे पोलैंड है, जर्मन से लगा हुआ है, वहां पे एक बड़ा वो मैदान था, वहां में लोग ले गए कि यहाँ 2 लाख आदमी मार दिए थे हिटलर की फौज में। ये सुने किससे हमने पढ़े। लेकिन इधर 20-40 साल से वियतनाम वार के बाद खास तौर
हमने इस तरह का कोई सुना नहीं था। मैं बहुत मजबूती के साथ, बहुत साफ गोई के साथ आपके जो पत्रकार मित्र जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, एक तो उनके हौसले की मैं तारीफ करना चाहता हूँ कि इस मौसम में भी उन्होंने ये हौसला दिखाया जब सब लोग चुप हैं जुल्म जाति के खिलाफ। और वो जो पत्रकार हैं, फिर मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इनको भी सच बोलने की सजा मिली। आजकल तो पत्रकारिता में बड़ी मौज है। हमारे मेंबर बैठे हैं प्रेस क्लब के, पत्रकार होने के बड़े मौज। वो जमाने के जवाब वो अठन्नी का पेन लेकर के चलते, जब तो बॉन्ड ब्लांक से लिख रहे हैं। अब आप रम नहीं पीते हो, महंगी महंगी शराबें मिलती है पत्रकारों को। और हुकूमत के हक में लिखने में तो आजकल आप किराए के मकान में भी रहते हैं, फार्म हाउसेज हैं आपके। ऐसे में मेरा सलाम है इन लोगों को जो सच्चाई दिखाने के लिए जिन्होंने अपनी जान, वो चाहते वो ऐसे मौकों से भी परहेज कर सकते थे जहाँ पे गोलियां चलती। वो इंसानियत के लिए मरे, वो इन सवालों के लिए मरे जो फिलिस्तीनियों के सवाल हैं। और भाई हमने कहीं पढ़ा इनका अपना सिख भाई गुरु गोविंद सिंह साहब का कि जो लड़े दीन के संग सुर्रा सोई, जो बहादुर वही है जो गरीब के और दीन दुखिया के साथ खड़ा और उनके लिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि 2 मिनट का मौन जरूर उन पत्रकारों के लिए और उन लोगों के लिए जो वहां पे शहीद हुए बेवजह, जिनकी एक छोटे से घर की तमन्ना है, नई 70 साल पूरी हुई 1948 से। और अपनी बात खत्म करूंगा महात्मा गांधी के इस वक्तव्य के साथ जिसके हम मानने वाले। महात्मा गांधी ने लिखा है, महात्मा गांधी ने बोला था कि जैसे ब्रिटेन ब्रिटिशर्स का है, जैसे फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी तरह से फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। ये महात्मा गांधी ने कहा, उनके मानने वाले, इसीलिए गांधी के इस वक्तव्य के साथ अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करते हुए और सारे शहीदों को सिजदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब केसी त्यागी साहब का। आप जेडीयू के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक राज्यसभा एमपी हैं, और जो कमेटी रही है अमन और सलामती की इंडिया और पैलेस्टाइन के बीच, उसको आपने लीड किया है, सदर रहे हैं, पूरी तफसील उन्होंने बताई और पूरे मुद्दे पर तफसील से बात रखी है। एनडीए हुकूमत है, उसके आप मेंबर हैं, उसके एक पार्ट हैं, और इसके बावजूद उन्होंने अपनी इस तरह बात रखी है जिससे वाज़ेह जाता है कि हमारे मुल्क में जो हुकूमत का रवैया रहा वो तो कहीं ना कहीं फलस्तीन के साथ रहा। जैसे हमने देखा कि जब जनरल असेंबली में वोटिंग हुई तो पहली मरतबा इंडिया अगर हाजिर रहा, दूसरी मरतबा इंडिया ने जंगबंदी के फेवर में वोट किया। इसी तरह इंडिया से 2-3 मरतबा गज़ा पट्टी के लिए इमदाद भेजी गई है। लेकिन जो राइट विंग ग्रुप है या जो एक तबका है हुकूमत का, मीडिया या दूसरा तबका जो हुकूमत की मुसलमानों के खिलाफ या ह्यूमन राइट्स के खिलाफ छवि पेश करना चाहता है, जो चाहता है कि इंडिया पूरे तौर पर इजराइल के सपोर्ट में दिखे, तो उन लोगों ने सरकार की इस तरह से तस्वीर बनाने की कोशिश की। एक तरफ जहां हम इल्जाम देते हैं हुकूमत को, पुलिस को कि उन्होंने प्रोटेस्ट करने की, आवाज उठाने की इजाजत नहीं दी, वहीं कहीं ना कहीं जो सिविल सोसाइटी है, जो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी कोशिशें नहीं की उस तरह जिस तरह करनी चाहिए। उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए, तो उस तरह उन्होंने नहीं किया। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, आखिरी स्टेज पर पहुंच गए हैं और हमारे आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं मारूफ दानिश्वर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तर वासिफ साहब। आप अलीगढ़ में थे, आपकी वहाँ मीटिंग थी, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए आप तशरीफ लाए सीधे वहाँ से यहाँ, और आपने इतना वक्त दिया, इसलिए शुक्रिया। आप तशरीफ लाएं और अपने सदारती खिताब से हम सबको महसूस करवाएं। स्टेज पर तशरीफ फरमा साहिबान आज़ाद, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं उन तमाम ख्यालात की तायीद करता हूँ जो यहाँ पर जाहिर किए गए
मुझे बुनियादी तौर पे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि शिकायत अगर हमने की है तो अपनों से की है और कुछ बेहतर चाहते थे, हम ज़्यादा चाहते थे, इसलिए हमने की है कि जो देखने को नहीं थी। लेकिन माफ कीजिएगा, एक बात मैं और इस बारीकी के अंधेरे में रोशनी के कुछ नमूने भी हमारे सामने आए हैं और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1960 अक्टूबर से पहले दुनिया जिस तरह फलस्तीन के मसले को देखती थी, आज उस तरह से फलस्तीन का मसला नई दुनिया में नए अंदाज से सामने आया है। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे कहा गया साउथ अफ्रीका, स्पेन के अलावा 3 दूसरे यूरोपीय ममालिक, ये तमाम के तमाम जो हैं, इसके अलावा जनूबी अमेरिका के अंदर जिस तरह से चीजें पेश की जा रही हैं और लोग सामने आ रहे हैं, और अमेरिका जैसा इजराइल नवाज, बल्कि माफ कीजिएगा, इसराइल का गॉडफादर वही है, मेंटोर वही है, उसको मजबूर होना पड़ा कि वो क्या एक तरह से वीटो का इस्तेमाल ना करे। मैं बुनियादी तौर पर वीटो के मुखालिफ बहुत ईमानदारी से अर्ज करता हूँ। मेरा अपना ये मानना है कि अगर किसी मामले में 50% वोट यूनाइटेड नेशंस में किसी मसले की हिमायत में या मुखालफत में डाले जाए तो फिर उस पर वीटो नहीं होना चाहिए, और वरना इसलिए कोई फायदा नहीं होता, इसका कोई फायदा नहीं है। जहां तक सवाल आज के इस जलसे का है, हम इसमें 138 सहाफियों ही को खिराज अकीदत पेश नहीं कर रहे, बल्कि माफ कीजिएगा, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ इंडियन प्रेस क्लब को और दिल्ली की इस सभा को, जिसके अंदर के लोग जमा हैं और वो बुनियादी तौर पर अपने हम कलम साथियों को, जिन्होंने अपनी जानें एक मकसद के लिए दी हैं, उनके को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा होंगे। इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। साहब, और दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये अर्ज करनी है कि हिंदुस्तान में, जैसा कि अभी हमारे दोस्त शम्स तबरेज़ कह रहे थे कि हिंदुस्तान का रवैया मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ रहा है, लेकिन वो बिलाखिर उसने इस बात के लिए कोशिश की है कि वो किसी न किसी तरीके से फलस्तीनियों के साथ दिखाई दे। इस मुल्क में हर तरह के लोग बसते हैं, माफ कीजिएगा, दुनिया में बसते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब अरब मुल्क जो हैं वो बुनियादी तौर पे अपना रोल अंजाम देने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं, तो आप हमसे क्यों उम्मीद रखते हैं और क्यों उसका तकादा करते हैं। लेकिन ईरान ने और हिंदुस्तान के लोगों ने जिस तरह से फलस्तीन के मसले पे शुरू से गांधी के ज़माने से लेके आज तक, अभी हमारे त्यागी साहब ने गांधी जी को कोट किया, मैं समझता हूँ गांधी जी का वो बयान जो है कि जिस तरह बरतानिया बरतानवियों का है, जिस तरह फ्रांस फ्रांसीसियों का है, इसी तरह से फलस्तीन फलस्तीनियों का है। ये बुनियादी